हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स का ये तीसरा लेक्चर है। अगर आप इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके आप उसको भी देख लीजिए। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो फिजिक्स यानी कि फिजिक्स के अंदर ये प्रकाशिकी शब्द क्या होता है, आइए इसको हम पहले जानते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक एनर्जी है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। क्या होता है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो खुद अदृश्य होता है पर अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। मतलब जो सूर्य की प्रकाश है उसको हम देख नहीं सकते हैं, पर उसकी सहायता से हम जितनी भी वस्तुएं को देखते हैं अपने आसपास के, सब प्रकाश के ही माध्यम से देखते हैं। यानी कि वो तो अदृश्य होता है लेकिन उस पे पड़ने वाली वस्तुएं दृश्यमान हो जाती हैं। आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों, जीवधारियों की आंखें प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। ठीक है, और उसकी उपस्थिति में वस्तुओं को देख पाती हैं। ठीक, अगर प्रकाश की उपस्थिति ना हो तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे रात का समय देख लीजिए आप। तो क्या होता है, प्रकाश मनुष्य की जो आंखें होती हैं या किसी भी चीज की जीव जंतु की आंखें होती हैं, वह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। जब किसी वस्तु पर किरणें पड़ती हैं या आपतित होती हैं तो उस वस्तु से टकराकर आंखों पर परावर्तित होती हैं और आंखों के पीछे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, जिससे व्यक्ति संबंधित वस्तुओं को देख पाता है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रकाश की प्राकृतिक नेचर या और प्रकाश की जो प्राकृतिक यानी नेचर और उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को हम प्रकाश की कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की। अब जैसे यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देख पाएंगे, प्रकाश यहाँ पे तो खुद अदृश्य है, पर यहाँ पे हम मनुष्य मान लो एक खड़ा है। अब जब प्रकाश की किरणें इस फूल पे आई, तभी जाके मनुष्य यहाँ पे देखा, क्योंकि मनुष्य का जो आंख है इसके प्रति संवेदनशील है, तो जाके इसके दिमाग में इस फूल का चित्र बन गया, छप गया। यानी कि अगर यहाँ पे सूर्य का प्रकाश इस फूल पे नहीं पड़ता तो क्या यह देख पाता? बिल्कुल भी नहीं देख पाता। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के गुण की, कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं प्रकाश के। तो दोस्तों, हम जानते हैं प्रकाश एक सरल रेखा में यानी कि स्ट्रेट लाइन में गतिमान होता है। ठीक, प्रकाश के इसी गुण के कारण सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स एवं चंद्र ग्रहण यानी कि ल्यूनर इक्लिप्स जैसी भौगोलिक परिघटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। अब जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में गमन करता है तरंगों के रूप में। अब जो ये प्रकाश होता है, अब यह होता है प्रकाश एक तरंग यानी कि वेव तथा कण यानी कि पार्टिकल्स की दोहरी प्राकृतिक यानी डबल नेचर प्रदर्शित करता है। जैसे कि आप यहाँ फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, प्रकाश क्या होता है, एक वेव के माध्यम से चलता है और एक पार्टिकल्स यानी कि फोटान के माध्यम में चलता है। तो दोनों जब साथ में चलते हैं तो हमें कैसी दिखाई पड़ती है। यहाँ पे मान लो फोटान जा रहा है यानी कि पार्टिकल्स कट जा रहे हैं, और ये इधर से क्या जा रहा है, प्रकाश जा रहा है, प्रकाश की तरंगे जा रही हैं। तो ये हमें दोहरी प्राकृतिक की दिखाई पड़ती हैं, पर यह क्या करती हैं, एक सरल रेखा में गमन करती हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रकाश के सिद्धांत, वेव्स थ्योरी ऑफ लाइट। तो जर्मन विद्वान हाइगेंस, इनका क्या नाम है साइंटिस्ट का, हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका? तरंग सिद्धांत का। अब प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स वेव होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि गुच्छा के रूप में चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं, दिखा है। यहाँ पे क्या करती है प्रकाश तरंगे, एक गुच्छा के रूप में इस तरीके से यानी कि अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती हैं। तरंगे कितने दो तरीके की होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो तरंगे कैसे चलती हैं, अगर ये कर्व रेखा में चलती है और गोले गोल गुच्छा बना के, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है यानी ट्रांसवर्स वेव। और अगर गोल गोल होके एक सीधी रेखा में अगर जाती है तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो तरंगे हमारे किस तरीके से चलती हैं, तो ये गुच्छा के रूप में चलती हैं। आइए आगे देखते हैं।
अब यहाँ जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचालित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपन की दिशा के अनुसार तरंगों के दो प्रकार होती हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि कणों के चलने की आकार के हिसाब से ये दो तरीके से होती हैं। एक होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, और एक होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। आइए आगे देखते हैं। अब न्यूटन का कणिका सिद्धांत यहाँ पे देखेंगे। कौन सा सिद्धांत? कणिका सिद्धांत। तो क्या होता है, न्यूटन ने बताया कि प्रकाश का निर्माण छोटे छोटे प्रत्यास्थ और हल्के कणों यानी कि इलास्टिक एंड लाइट पार्टिकल्स से होता है, जिन्हें हम कणिकाएं यानी कि कार्पल्स कहा जाता है। प्रत्येक प्रकाश स्रोत अंतर्गणित छोटे छोटे तथा हल्के कण उत्सर्जित करता है। इन कणों की छोटी छोटी कणिकाएं ही कहा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो प्रकाश होता है छोटे छोटे कणिकाएं यानी कि पार्टिकल्स से मिलकर क्या बनी होती हैं? सूर्य की किरणें। जो न्यूटन ने कणिका सिद्धांत अपना दिया है, इसमें क्या होती है? पार्टिकल्स ही शामिल होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। किसी समांग माध्यम में कणिकाएं प्रकाश के वेग के से सरल रेखाओं में चलती हैं। क्या? किसी समांग माध्यम में कणिकाएं जो होती हैं प्रकाश के वेग से सरल रेखाओं में चलती हैं तथा अपने साथ गतिज ऊर्जा भी लेकर चलती हैं। कैसी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। आइए देखते हैं। जब यह कणिकाएं किसी दूसरे वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ती हैं तब हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। यानी कि जो ये कणिकाएं होती हैं किसी दूसरे वस्तु पर अगर पड़ेंगी, परावर्तित होंगी, तब उनसे परावर्तित होकर हमारे आंखों पर इनकी तस्वीर बनती है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। हाँ, भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। अब जैसा उसमें जिस जिस तरीके से कणिकाएं उस पर पड़ेंगी उसी तरीके से हमें आकृति यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। अब प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी चल सकती है, कोई भी माध्यम हो वो भी उसमें चलती है। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, यानी कि जहाँ निर्वात होता है वैक्यूम, वहाँ पे प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा होती है। निर्वात का मतलब ऐसा स्थान जहाँ वायु नहीं होती है। निर्वात का क्या मतलब होता है? जहाँ पे हमें वायु नहीं पाई जाती है, वहाँ उसको हम क्या बोलते हैं? निर्वात कहते हैं। आइए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है क्योंकि प्रकाश तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है क्या होता है? बहुत छोटा होता है, इसलिए ये क्या होता है? ये अनुदैर्ध्य के रूप में चलती हैं। आइए आगे देखते हैं। अब तरंगदैर्ध्य वेव यानी कि वेवलेंथ क्या होता है? तरंगदैर्ध्य। तो किसी तरंग का कण एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसे उसका तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मान लो कोई कणिका है, यहाँ से यहाँ तक का चला, तो यहाँ से यहाँ तक के चलने की इसकी लेंथ को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। यानी कि एक वेवलेंथ यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ से हो जाएगा, फिर तीसरा यहाँ से काउंट हो जाएगा होगा। यानी कि तरंगदैर्ध्य क्या होगा? यहाँ से कन्फर्म होगा आपको। किसी तरंग का कण एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसे हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अब ये कोई कणिका है, जितनी तरंग क्या होगा? एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है यहाँ पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं प्रकाशीय स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। अब जो प्रकाश होता है ये हम जानते हैं, ये मूलतः 5 तरीके से होते हैं। एक होते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं, तीसरा होता है पारदर्शक वस्तुएं, चौथा होता है अर्धपारदर्शक वस्तुएं, और पांचवा क्या होता है? अपारदर्शक अपारदर्शक वस्तुएं। अब आइए दोस्तों सभी को एक एक करके हम अच्छे से जान लेते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं और पारदर्शक वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? यानी कि ल्यूमिनस बॉडीज। तो ऐसी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जिनका स्वयं का लाइट होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि सूर्य, ब्रह्मांड में जो सूर्य होता है इनका खुद का प्रकाश होता है। बल्ब को ले लीजिए, जो घरों में बल्ब होता है उसको देख लीजिए, मोमबत्ती देख लीजिए, ये इनके पास खुद का होता है आदि, और ऐसे ऐसे बहुत सारे वस्तु हैं। ठीक है। अब अदीप्त देख लीजिए, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं?
तो अदीप्त वस्तुएं यानी कि नॉन ल्यूमिनस बॉडी उन्हें कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने वाली वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जिनका स्वयं की लाइट नहीं होती है और सूर्य का प्रकाश या किसी चीज का प्रकाश उस पर पड़ती है तब हमें दिखाई पड़ती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे कि चंद्रमा को ले लीजिए, मान लीजिए चंद्रमा क्या है? अपना प्रकाश, उनके पास प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके रातों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि तारों को देख लीजिए, उनके पास भी खुद का प्रकाश नहीं होता है। आइए अगला देखते हैं। अब आगे देखते हैं पारदर्शक वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? पारदर्शक। अब पारदर्शक क्या होती हैं? यानी कि ट्रांसपेरेंट बॉडीज, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की कड़क सीधी अथवा आर पार निकल जाए, पारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कांच। अब कांच का कोई टुकड़ा है, ठीक, उसमें से वस्तुएं क्या होंगी? आर पार। अब मान लीजिए ये बोतल है, ठीक, ये बोतल हमारे पास है। अब ये कांच का बना है। अब इसके अंदर हम प्रकाश जैसे ही मारेंगे तो प्रकाश इस पार निकल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? पारदर्शक वस्तुएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पारदर्शक वस्तुएं। यहाँ पे कांच का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अर्धपारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं? यानी कि अर्धपारदर्शक यानी कि ट्रांसपेरेंट बॉडीज, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम प्रकाश का कुछ भाग बाहर निकल जाता है, अर्धपारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि एक ऐसी वस्तु जिनका मतलब हल्की होती है और उनमें प्रकाश का आधा ही पार्ट निकल पाता है, आधा ही भाग निकल पाता है, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रकाश। जैसे कि भीगा हुआ तेल से भीगा हुआ कागज ले लीजिए, ठीक, इनमें अगर आप टार्च मारेंगे तो आधी प्रकाश बाहर जाएगी, आधा इस पार रह जाएगी, इसलिए बोलते हैं अर्धपारदर्शक वस्तुएं। अब एक होता है अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं यानी ऑप्टिक बॉडीज, तो ये क्या होता है? जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं गुजरती हैं, अपारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी वस्तु जिसपे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, इस पार से उस पार नहीं निकल पाती, उन्हें हम अपारदर्शक बॉडीज बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास बॉडी लोशन का एक डिब्बी है। अब इधर हम प्रकाश की किरणें मारेंगे या टार्च मारते हैं तो क्या इस पार निकलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इसलिए क्या होगा? ये अपारदर्शक वस्तुएं होंगी, ठीक है। आइए इसी रिगार्डिंग यहाँ पे माइक देख लीजिए। ये माइक क्या है? एक अपारदर्शक वस्तु है, ठीक। ये क्या है? अपारदर्शक। अगर इस प्रकाश का किरण इस पार पड़ता है तो इस पार ये नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा? अपारदर्शक वस्तु होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो लौटने के इस क्रम में वह किसी विशेष कोण पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए। जब प्रकाश की चिकनी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो लौटने के इस क्रम में वह किसी विशेष कोण पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस गुण को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है? पालिशदार शीशा है। अब यहाँ पे हम टार्च मारे तो इस पालिशदार सतह से टकरा कर ये क्या हुआ? यहाँ इस दिशा में लौट गया, तो इनके बीच में कोई एक विशेष कोण बन गया, तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश की आने वाली किरणें जब किसी चिकनी सतह पे पड़ती है तो यह अपने उसी माध्यम पे लौट जाती है और इनके बीच में एक विशेष कोण बन जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले ये वाली जो किरणें होगी इसको हम आपतित किरणें बोलेंगे, यानी इंसिडेंट रे बोलेंगे। तो इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या होता है। तो दोस्तों स्रोत से आने वाली यानी कि स्रोत से आने वाली किरण की को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई किरण है, यहाँ पे आप देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ये बता रहा है कि ये अभिलंब है, ये कोई चिकनीदार पालिशदार चिकनी सतह है, ठीक, और इस पे ये आपतित किरण आ रही है। अब यहाँ पे बीचों बीच में क्या बनाया जाता है? अभिलंब बनाया जाता है, जिसे हम यन से लिखते हैं, और ये तो परावर्तित किरण है जो लौट गई है, तो इनके बीच में कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। आइए आगे देखते हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब होगा दूसरा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टिव रे। तो रिफ्लेक्टिव रे कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है?
रिफ्लेक्टिव रे। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे इसके बीच में बनने वाला कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। परावर्तित को किरण यानी कि रिफ्लेक्टिव रे क्या होता है? परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित को परिवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जैसे कि आपको हम फिगर के माध्यम से समझाएं। और इसे किससे दर्शाते हैं? स्मॉल आर से दर्शाते हैं। अब अभिलंब क्या होता है? इसको यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है? ये वाली लाइन क्या है? अभिलंब है, सीधी रेखा जो कोणों के बीच में दोनों कोणों को डिवाइड कर रहे हैं, उसे हम अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब यानी कि नॉर्मल इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो परावर्तित किरण तथा आपतित किरण को अलग करने वाले काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपतन कोण होता है या परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि स्मॉल आई बराबर स्मॉल आर होता है। ठीक, क्या होता है? स्मॉल आई बराबर स्मॉल आर। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आप आपतित किरण यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये पूछता है। 30 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है। परावर्तन कोण और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? हमसे कह रहा है कि 30 डिग्री का कोई कोण है, परावर्तन कोण है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई सतह है, ठीक, यहाँ पे इस तरीके से किरण आई और चली गई। ये बीच में क्या है? ये है अभिलंब। ये कौन सी किरण है? परावर्तित आपतित किरण है, आपतित किरण मान लीजिए, और ये परावर्तित किरण है, और इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। अभिलंब है ये, ठीक। हमसे क्या करा? 30 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है, यानी कि 30 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है, यानी कि आपतन किरण यहाँ पे कितना है? ये 30 डिग्री है, कोण है। और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो यहाँ पे परावर्तन जो, हाँ, आपतन कोण है, ये कितना है? आपतन 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 कोण हमें कितना दिया है? तो 30 डिग्री दिया है। और परावर्तन कोण हमें पता करना है, परावर्तन कोण पता करना है। तो ये कैसे निकलेगा? इसे हमें पता करना है। तो हम जानते हैं कि जो आई होगा, आपतन कोण, ये बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी बराबर किसके होगा? 30 डिग्री के होगा। यानी कि 30 डिग्री, अगर कुल कोण पूछा क्या है, बीच का कोण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा, यानी कि आपतित किरण तथा परावर्तित दोनों के बीच पूछा है। तो ये है 30, और प्लस में 30 को ऐड कर दीजिए, बराबर में 60 60 डिग्री का कोण। आपतित और परावर्तित कोण के बीच का जो कोण बनेगा पूरा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है। हमसे पूछा है, एक किरण तल के मध्य के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है। एक किरण तल के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है। यह कोण के साथ परावर्तित होगी। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, हमसे पूछा क्या है कि एक किरण, मान लीजिए यहाँ पे कोई शीशा है, ठीक है, चिकनी, और यहाँ पे आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे, ठीक। और इसके बीच में ये अभिलंब मान लीजिए। अब कह रहा है एक किरण तल के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है। एक किरण 35 डिग्री के साथ तल के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है। यह किस कोण के साथ परावर्तित होगी? आपका पूछ रहा है कि यह किस कोण के साथ परावर्तित होगी, तो यही हमें पता करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ से ये जो अभिलंब होता है, ये तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और तल के साथ परावर्तित आपतित किरण के साथ ये 35 डिग्री का पहले से बना चुकी है। तो यहाँ तक की कोण कितना होगा? तो 90 माइनस में 35 कर दीजिए, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5, यानी कि ये कितना डिग्री हो जाएगा? 55 डिग्री का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और फिर अगर ये 55 का है तो ये भी 55 का होगा, क्योंकि आई बराबर आर हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है? स्मॉल आर होता है। तो ये आई 55 है, तो ये भी 55 डिग्री ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री का। तो पूछा है कि परावर्तित होगी, मैंने परावर्तित किरण कितने डिग्री के साथ होगी? तो ये परावर्तित किरण 55 डिग्री के साथ में होगी, ठीक।
अब आइए दोस्तों देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। आइए रिफ्लेक्शन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बात फिर से समझिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि एक सरल रेखा में दूसरे सरल रेखा में प्रवेश करता हो, तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अभी हम फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। उसकी तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है, किंतु उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे फिगर में, मान लीजिए ये प्रकाश है, ठीक। प्रकाश से आने वाली किरण एक माध्यम से जब दूसरी माध्यम में आ रही है तो ये क्या हुआ, इसका माध्यम यहाँ पे था तो ये यहाँ इधर मतलब थोड़ी अवलंब की ओर झुक गई, तो इसकी क्या हुआ, यही क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। यही प्रकाश का अपवर्तन, मतलब प्रकाश में सीधी रेखा में जानी चाहिए थी तो इस थोड़ी यहाँ पे इंसिडेंट जो रहे, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड जो रहे नॉर्मल की तरफ हल्का सा झुक गया है, इसलिए इसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इस यहाँ पे कंडीशन बताया है कि इसका जो वेग में यहाँ पे वेग बदल जाता है, इसका वेग जो है बदल जाता है, लेकिन इसकी कोई आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलेगी। जितनी टाइम्स में ये आई थी उतनी टाइम्स में ही जाएगी, ठीक। आइए आगे देखते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, तो दोनों नियम को हम पहले जान लेते हैं। पहला नियम क्या है? जब प्रकाश किरण का विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करना, यानी कि जब प्रकाश का ओह हाँ देखो देखो यहाँ पे प्रकाश का विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना, पहला नियम तो ये हो गया। अगला क्या है? प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना। अब प्रकाश का दोबारा से ये करता है कि सघन माध्यम से और विरल माध्यम में भी ये जाता है प्रकाश, ठीक। प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जैसे हवा से पानी में, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। यानी जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो जैसे हवा मान लीजिए क्या है, विरल माध्यम, और पानी क्या है, सघन माध्यम, तो जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब विरल और सघन क्या होता है? सघन तो मान लीजिए यहाँ पे आदमी के हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पे आदमी क्या है, दूर दूर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विरल यानी कि रेयर है। और यहाँ पे कोई आदमी सटे सटके खड़ा हुआ है तो क्या क्या होगा? सघन माध्यम। यही होता है विरल और सघन माध्यम में डिफरेंस। आइए आगे देखते हैं। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जैसे पानी से हवा में जाती है, तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। अवलंब से कितना दूर हट जाती है? अवलंब से दूर हट जाती है। मान लीजिए यहाँ पे कि ये अभिलंब है, ठीक। ये क्या है? सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। ये मान लीजिए पानी है, ये क्या है? हवा है। अब प्रकाश की किरण यहाँ पे आई तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब के पास आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ? अभिलंब मतलब अभिलंब से दूर जाना चाहिए था, पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। यही तो बोल रहा है, जब कोई किरण सघन माध्यम से, जैसे पानी से हवा में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होती है? यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ यहाँ पे ये इसका उदाहरण ये है कि मान लीजिए अभिलंब है, तो ये क्या होता है? अभिलंब से सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम, हाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, पानी से हवा में, पानी से हवा में जा रही है, तो इसको जाना चाहिए था नॉर्मल की तरफ झुकना चाहिए था, मतलब इस रेस से जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये नॉर्मल से दूर हट गई, तो इसी के बोलेंगे क्या? सघन माध्यम से जब विरल माध्यम जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आइए देखते हैं आगे। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। जैसे पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे क्या होता है कि पानी अगर बाल्टी में भरी हो, तो भरी से बर्तन किसी तली में पड़ा हुआ, उसमें सिक्का डाल देंगे तो सिक्का ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि जब हम बर्तन में पानी डालते हैं तो अपवर्तन के कारण सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इसमें कौन सा फिजिक्स का नियम लगता है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि अगर बाल्टी में मान लीजिए यहाँ पे कोई सिक्का है, बाल्टी में सिक्का यहाँ पे पड़ा हुआ है, पर हम देखते हैं बाल्टी में तो हमें सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ यहाँ पे दिखाई ना देके यहाँ पे दिखाई पड़ता है,
क्यों? क्योंकि ये प्रकाश का यहाँ पे अपवर्तन का नियम फॉलो करता है। ठीक है, मान लीजिए बाल्टी है, बाल्टी में कॉइन्स यहाँ पे रखा हुआ है, पर ये हमें दिखना चाहिए था यहाँ पे, पर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे लग रहा है। आइए आगे देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है? अपवर्तन के कारण ही पानी के अंदर पड़ी हुई मछली, अपवर्तन के कारण अगर हम पानी में पड़ी हुई मछली उसकी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई हमें दिखाई प्रतीत होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से, और ये पानी में मछली यहाँ पे पड़ी हुई है। एक्चुअल में तो यहाँ पे इसकी पोजीशन है, पर हमें दिखाई पड़ती है कहाँ पे? इसके थोड़े ऊपर में, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे इसका मतलब जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे, जबकि इसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ है? पानी में है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अपवर्तन का नियम लगता है। अगला देखते हैं उदाहरण। वायुमंडल में वायु का घनत्व अलग अलग परतों में पाई जाती है। ठीक, वायुमंडल में वायु का घनत्व अलग अलग परतों में पाई जाती है। जब तारों से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों में लगातार अपवर्तन होते रहता है, क्योंकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती हैं, इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मतलब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है कि वायुमंडल में जो तारे हैं हमें क्या प्रतीत होते हैं? यहाँ पे अगर इनकी एक्चुअल होते हैं पोजीशन, तो यहाँ पे हमें प्रतीत होते हैं कि यहाँ पे ये टिमटिमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका प्रकाश का अपवर्तन का नियम यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला उदाहरण, अगला उदाहरण आपके सामने है कि सूर्योदय के 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद सूर्य का दिखाई देना। अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक, हम पृथ्वी से देख रहे हैं, तो ये क्या होगा? यहाँ पे है तो हमें तो उसके 2 मिनट बाद यहाँ पे भी दिखाई पड़ेगा सूर्य। आगे देखते हैं। पानी में डूबा पेंसिल का तिरछा दिखाई देना। पानी में डूबा हुआ पेंसिल कैसा हमें प्रतीत होता है? तिरछा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो पानी में पेंसिल डूबा हुआ है तो कैसा दिखाई देगा? तिरछा दिखाई देता है। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनके अभिलंब पर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए उसके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनके अभिलंब पर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए उनके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, मान लीजिए ये जो कोण है, ठीक, अब ये सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरणें सरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं। ठीक है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो इनका कोण यहाँ जो 90 डिग्री का था यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब अगला यहाँ पे, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनके अभिलंब पर आपतन कोण का मान जिसके लिए वो उनके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो क्रांतिक कोण कहलाता है। अब यहाँ पे म्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin c, जहाँ c क्या होगा? क्रांतिक कोण है। इसी तरीके से इस पे न्यूमेरिकल आएगा। हमसे पूछेगा किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, ठीक, इसका अपवर्तनांक क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पे? आइए देखते हैं। हम जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है? 1/sin c होता है कि नहीं होता है? साइन सी होता है। तो अब साइन सी यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कहा है कि कोण का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है, तो हम साइन सी की वैल्यू यहाँ कितना रखेंगे? 30 डिग्री। तो म्यू बराबर हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री। ठीक, और हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर निकल के 2 आएगा। अब आइए देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या देखेंगे? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है?
प्रकाश की किरणें द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से प्रवेश नहीं करती हैं, बल्कि पूर्णतया परिवर्तित होकर सघन माध्यम में हो जाते हैं। इस परावर्तन को हम पूर्ण परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण है। अब यहाँ पे ये सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं, तो ये इधर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, पर ये क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, यानी कि θ1 बराबर θ2 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को देख लेते हैं। हीरा का चमकना, जैसे यहाँ पे आप देख लो, हीरा का चमकना क्या कहलाया जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला है कांच का चटका हुआ भाग हमें चमकीला दिखाई देता है। मान लीजिए कोई गिलास है, अब इसका ये जो टूटा हुआ भाग है इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला उदाहरण है पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई देना। मान लीजिए यहाँ पे परखनली है, पानी में पड़ी हुई है, ठीक, तो ये क्या हुआ, चमकीली दिखाई हमें दे रही है, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन। आगे देखिए चौथा क्या नियम है, प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। जो प्रकाश का तंतु होता है या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही काम करता है, ठीक है। किस पे करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। जैसे प्रकाश का तंतु है इस पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। पांचवा उदाहरण क्या है, रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना। रेगिस्तान में पेड़ अथवा वस्तुओं का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। जैसे कि हम रेगिस्तान में जब देखते हैं जो मरीचिका हमें दिखाई पड़ती है, ये क्या, मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक, रेगिस्तान में। अब इसका जो तस्वीर यहाँ पे हमें दिखाई देगा, दूर से लगेगा कि हमें यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, और उल्टा इसका तस्वीर दिखाई देगा, हमें लगेगा पानी है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसका क्या प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मरीचिका बोलेंगे। रेगिस्तान में जो पेड़ों का मरीचिका बनता है, यानी कि हमें दूर से तो लगेगा कि यहाँ पे पानी है, ठीक है। कभी कभी हम रोडों पे भी देखते हैं मरीचिका बनती है, जब धूप होती है, हल्की बारिश होती है, तो यहाँ पे लगेगा कोई पेड़ है तो उसका थोड़ी दूर पे लगेगा यहाँ पे पानी भरा हुआ है, लेकिन क्या है, उस पेड़ का यहाँ पे तस्वीर बन रही है। इसी को क्या बोलते हैं, मरीचिका बोलते हैं। अगला है शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीक को यानी कि एंडोस्कोपी फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। यानी कि जो शरीर के अंदर का जो शरीर हमें पार्ट देख आंतरिक भागों को देखते हैं, इनके सिस्टम को, उसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपी, ठीक। ये जो इस सिस्टम होता है, और ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही पूरा पूरा आधारित होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं प्रकाश का विक्षेपण, रिफ्लेक्स डिस्प्लेशन ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक, विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश की आने वाली जो किरणें होती है, जब किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो ये क्या होती है, अपने मार्ग से तो अब इस प्रिज्म की आधार की ओर झुक जाती है और 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको और वायलेट। तो इसे हम क्या बोल देंगे, प्रकाश का डिप्रेशन, ठीक, यानी कि वर्ण विक्षेपण। आइए आगे देखते हैं। अगला वर्ष 1666 में न्यूटन ने बताया कि विभिन्न रंगों का विभिन्न रंग कोणों के साथ विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपण पारदर्शी माध्यम से अलग अलग रंगों से प्रकाश के चाल पर निर्भर करती है। बैंगनी रंग की वेव यानी कि यहाँ पे आप देख, बैंगनी रंग की वेव लेंथ सबसे कम और लाल रंग की वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। यानी बैंगनी रंग जो होती है ये इसका विचलन जो है सबसे कम होता है और लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे का जो इंडिकेटर होता है लाल रंग का बनाया जाता है। बड़े टावरों पे आप देखेंगे ऊंचे ऊंचे लाल रंग का ही लगाया जाता है, क्योंकि इसका विचलन जो होता है बहुत दूर, हमें दूर से वस्तुएं भी दिखाई पड़ मतलब जो लाल कलर होता है दूर से भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम तथा बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। अब जो ये लाल रंग का होता है ये सबसे कम होता है इसका विक्षेपण और विचलन, और जो ये बैंगनी होता है ये दूर तक, इसीलिए हमें आसमान क्या होता है, नीला दिखाई देता है इसके बैंगनी रंग के विक्षेपण के कारण। आइए आगे देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गति करता है जिसे धूल तथा अन्य पदार्थों को सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाता है। यह परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखें प्रकीर्णन का उदाहरण, यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ लेंगे इसको। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गति करता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। यह परिघटना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पर देखें, आकाश का नीला रंग एवं समुद्र का नीला रंग हमें प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अब सूर्य तथा सूर्योदय समय सूर्य लाल रंग दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन जो क्या है सबसे कम होता है। आगे देखेंगे, अर्थात यह दूर से स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसका प्रयोग यातायात में खतरे के संकेतों यानी दर्शाने के लिए किया जाता है। किसका? लाल रंग का। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें सबसे ज़्यादा कौन आपको दिखाई दे रहा होगा? तो लाल रंग का ही प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा दिखाई देता होगा। ठीक है, सबसे क्लियर कौन सा दिखाई देता है? लाल रंग। इसीलिए खतरों की निशानी और गाड़ी के संकेतों पर इसी का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रकाश का विवर्तन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश लाइट किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है तब वह किनारों से थोड़ा विचलित हो जाता है, मतलब अपने मार्ग से थोड़ा हट जाता है। इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का विवर्तन अवरोध के कारण आकार पर निर्भर करता है कि आकार जितना छोटा होगा उसका विवर्तन उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मान लीजिए कोई खंभा है, उसमें छोटा सा छेद है। अगर हम प्रकाश की किरणें यहाँ पे मारेंगे तो ये क्या होगा? सीधी रेखा में जाना चाहिए था, पर यहाँ पे इसका अवरोध के कारण कम हो गया, यानी कि छेद जितना छोटा होगा प्रकाश उतनी तेजी से जाएगा। इसी के नियम पर टिंडल प्रभाव भी आधारित है। ठीक, अगर आप टिंडल प्रभाव पे वीडियो चाहते हो तो वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर हाँ आप भी किसी वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।